तो आरटी का भारी बम का एक हिस्सा आकर मेरे ऊपर गिरा। तो जैसे ही ऊपर गिरा तो सबको पता लग गया कि ऊपर गया, लेकिन 5 दिन तक लगातार कंटिन्यू बर्फ़ पड़ी। तो हमने होठों के बर्फ़ रगड़े, और छोटे छोटे हमारे पास में स्टोव होते थे जो वो पीतल के होते थे, उसमें वो होते थे वो जलाकर, और हमने पानी गर्म करके और थोड़ा थोड़ा पानी पी पी कर हमने काम चलाया। पाकिस्तान का 24 बटालियन मुजाहिद बटालियन का एक लहस नायक को हमने जिंदा पकड़ा था। मैं 3 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराता था। पाकिस्तानियों ने और वो जो चौकियाँ बनाई थी उस पर कब्जा किस तरीके से किया, उसके बारे में मेडल्स वगैरह लगे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा। ये जो पाकिस्तानियों को पकड़ा था तो उसको आपने मारा क्यों नहीं? काफ़ी चढ़ाई के ऊपर और ये युद्ध लड़ा गया था, तो आप किस तरीके से चढ़ाई करते हैं? हमने कारगिल युद्ध के जो हीरो है सीताराम जी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे आपकी स्पेशल बातचीत करवाते हैं कि आखिर क्यों कारगिल युद्ध हुआ और कौन कौन सी परिस्थितियों में इन्होंने युद्ध लड़ा और किस तरीके से इन्होंने जीत हासिल करी, वो सारी चीज़ें इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते जी, धन्यवाद। मैं कैप्टन सीताराम धीमा, अभी फिर प्रेसिडेंट के अंदर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का गोड्डा ब्लॉक का अध्यक्ष। मेरा गांव है मजाऊ, उदयपुरवाटी तहसील के अंदर। मैं जाट रेजिमेंट एट जाट के अंदर सर्विस की है, और मैं 30 साल सेवा दी आर्मी के अंदर, और जिस टाइम 99 की लड़ाई का मैं एक हिस्सा बना। सर एक चीज़ बताइए, आपका क्या योगदान था उस युद्ध में? उस टाइम मैं आर्मी का एक स्नाइपर राइफल का आर्मी का बेस्ट शूटर था। उस टाइम मेरे को जनवरी 99 के अंदर मैं आर्मी मऊ से एक ट्रॉफ़ी उठाई थी। उसके बाद में मेरा जो कमांडिंग ऑफिसर था वो मेरे को स्पेशल टास्क और प्लाटून मतलब कमांडो प्लाटून के अंदर मेरे को स्पेशल रखता था। जहाँ जहाँ भी स्पेशल टास्क के लिए या कोई भी पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन करने के लिए मेरे को स्पेशल आगे से आगे टास्क मिलता था। तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि पाकिस्तानियों ने और वो जो चौकियाँ बनाई थी उस पर कब्जा किस तरीके से किया? क्या उनकी तरफ से कोई पहाड़ियाँ उतनी एकदम से प्लेन साइड में थे, और हमारे ऊपर साइड में खड़ी पहाड़ियाँ थी। तो जैसे जैसे वो नज़दीक आते रहे हमारी चोटियों के साथ में, और अपने अपने आकर मतलब पूरी जमोड़ा कर लिया। तो धीरे धीरे हम लोगों को जैसे जैसे हम लोगों को पूरी कठिनाइयाँ थी, उनको दूर दूर देखने के लिए रेकी करने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा रेकी करते थे, पेट्रोलिंग के द्वारा रेकी। 100 150 फुट बर्फ़ होने के कारण हम लोग इतनी जल्दी से जल्दी उतना कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पेट्रोलिंग की, रेकी करी, और ओपी के द्वारा उनको हम पूरे पोस्टों को रेकी कर करके और उनके लिए लड़ाई लड़ी। सबसे पहले आपको पता कैसे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया? हम एक बहुत त्रिशूल पहाड़ी थी, उस त्रिशूल पहाड़ी की चोटियों के ऊपर हमने जो हमारी एक बटालियन को डिप्लॉय किया था, अलग अलग कंपनियों को डिप्लॉय किया था, डेल्टा कंपनी, अल्फ़ा कंपनी, इनको सबको अलग अलग पोस्टों पर डिप्लॉय किया था। मैं उस टाइम सीओ की कमांडो प्लाटून के अंदर था। तो उस टाइम हम लोग रेकी करने के लिए तो हमको पूरा पाकिस्तानी की 24 मुजाहिद बटालियन को डिप्लॉय किया हुआ देखा हमने, और उनके पोस्ट को हमने चेक किया कि उनकी ड्यूटियाँ कैसे होती थी। हम लोगों को देखते थे, हम जितनी एक्टिविटी करते थे वो हमारे पर निगरानी रखते थे, और वो आकर जम गए थे सेना उनकी। तो सर उस जैसे आपको पता चला कि उसके बाद में आपने क्या किया कि पाकिस्तानियों का लोगों ने दिन में रेकी करते थे और रात को उनके नज़दीक से नज़दीक लगते थे। रात को जैसे जैसे मतलब जितना नज़दीक जाकर लगते थे, उस दिन हमने पूरी रात दिन भर और रेकी करी। रात को उनके पोस्ट के नज़दीक लगकर, और हमने एक सैडल पोस्ट था, तो 9 जुलाई को हमने उसको सुबह 4 बजे उसको कैप्चर किया और उनको खदेड़ कर भगा दिया। सैडल पोस्ट से वो 15,000 की हाइट के ऊपर था, और उसके बाद में हमने 4 बजे के बाद में हम त्रिशूल पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। हम सुबह 7 बज गए तो 7 बजे वेदर क्लियर हो गया। उसी दौरान पाकिस्तान ने सेलिंग चालू कर दी हमारे ऊपर, तो हम बर्फ़ के अंदर वही डटे रह गए 8-9 दिन तक। उसके बाद में हमने उनका 2 पोस्ट और खदेड़ कर गया, उस सेना को हमने पीछे हटा दिया, और उनका MMG पोस्ट, AGL पोस्ट, उनका OP, उसको हमने स्नाइपर राइफल से उसको स्नाइपर टेलीकॉप साइट होता है, उस टेलीकॉप साइट से पूरा ऑब्जर्वेशन करके और एक एक को पोस्ट पर निशाना लेकर उनको सबको वो बर्बाद किया। और जो सबसे पहले आपने कौन से पोस्ट वो जीती थी? सबसे पहले हमने सैडल पोस्ट था, एक त्रिशूल पहाड़ी के अंदर जो सैडल पोस्ट था उसको हमने सबसे पहले कब्जा किया था, और उसके बाद में हमारी फ़ौज वहाँ पर बैठ गई थी, और हम ऊपर टास्क दूसरे पोस्ट को खदेड़ने के लिए ऊपर चढ़ाई चढ़ गए थे। इस तरीके से हमने 5 दिन तक
हमारे को पाकिस्तान 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर सामने दिखाई देता है, इंडिया कुछ नहीं देखती, लेकिन पाकिस्तान का पूरा एरिया हमने सब पता लगता था कि इनकी आर्टिगन कहाँ लगा हुआ है, इनका मतलब फ़ौज का लोकेशन कहाँ है, इनका राशन का डिप्लॉय कहाँ है। वो लोग हमने उनकी मूवमेंट होता था, वो हमको सब कुछ दिखाई देता था। सर हमने मूवी वगैरह के अंदर देखा है कि काफ़ी चढ़ाई के ऊपर और ये युद्ध लड़ा गया था, तो आप किस तरीके से चढ़ाई करते हैं? हमने क्या है, हमने ट्रेनिंग लिया होती है और हमने हमारी कमांडो प्लाटून को एक शिक्षा मिली होती है कि उसके अंदर हम लोगों ने सभी ने अपने अपने बर्फ़ के अंदर पहले से अभ्यास किया होता है। इस तरीके से हम लोगों को सबको अलग अलग टास्क दिया था, हमारी टीम को अलग अलग टास्क दिया है कि ये रास्ता कौन बनेगा, आगे कौन जाएगा, उसको पिकट कौन ठोकेगा। और हम लोग सब अपने रास्ता और पिकट के थ्रू, अपने गाइड के थ्रू और जैसे जैसे कॉलोनी रास्ता के द्वारा उस पहाड़ियों के ऊपर चढ़ कर और अपना पोस्टों के ऊपर कब्जा किया था। पाकिस्तान का 24 बटालियन मुजाहिद बटालियन का एक लैस नायक को हमने जिंदा पकड़ा था। वो ऊपर से जा रहा था, अपने प्लाटून का खाना लेकर आ रहा था, तो उसका पाँव रिपट गया और रिपटने से वो हमारे बीच में आकर हमारे पास आ गया रिपट कर। तो हमने उसको पकड़ा। हमने जैसे उसको पकड़ा तो हमारे एक नायक का था, वो अपने हाथ मुंह से बटका भर लिया, ऐसे काट दिया उसको। वो काटने से उसको हमने फिर भी छुटाकर उसको थोड़ा पकड़ा और पकड़ के और उसको लेकर गए, उसके चेक किया, उसके पास में पूरा सर्चिंग किया, उसके पास कुछ है तो नहीं, कोई बम वगैरह तो नहीं है। उसका सर्चिंग करने के बाद में हमारे नीचे जो एक पार्टी थी, दूसरी पार्टी को डोर गया, उस पार्टी ने नीचे हेडक्वार्टर में भेजा, हेडक्वार्टर से हमारे बड़े अधिकारियों के पास में भेजा, वहाँ से ब्रिगेड में ले गए, ब्रिगेड से उसके फार्मेशन में, फिर फार्मेशन से हाई फार्मेशन में चला गया जानकारी के लिए। उसी दौरान हमारे ऊपर सेलिंग चल रहा था, तो आरटी का भारी बम का एक हिस्सा आकर मेरे ऊपर गिरा। तो जैसे ही ऊपर गिरा तो सबको पता लग गया कि ऊपर गया, लेकिन भगवान बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर हुआ तो वो नीचे गिर गया, उसके तरह ऐसे पड़ा। वो अगर टेढ़ा होता तो ऊपर पूरा कमर में रुक जाता, लेकिन ऐसे कुछ नहीं था। एकदम से मतलब हम लोगों ने हिम्मत रखी और अपनी कार्रवाई करते रहे। बहुत मतलब पाकिस्तान के सामने हमने जज्बा दिखाया अपना। तो सर एक चीज़ बताइए, जो आपने जो पाकिस्तानियों को पकड़ा था तो उसको आपने मारा क्यों नहीं? मारने तो इसलिए नहीं था ना, हमने मारा तो इसलिए नहीं था, उसके पास कोई हथियार नहीं था और ऊपर से आ गया। फिर उससे हमने पूरी जानकारी लेनी थी, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, भैया कौन तुम क्या है। तो उसने बताया हमारे को कि पाकिस्तान में तो बहुत कमज़ोरी है, बहुत हम लोगों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, पाकिस्तान की आर्मी तो हमारी बहुत कमज़ोर है, हमको खाने के लिए भी नहीं मिलती है, तनख्वाह भी नहीं मिलती है, हमको ड्रेस भी नहीं मिलती है, फटी फटी ड्रेस पहनते हैं। वो सारी और कितनी फोर्स लगी हुई है, कितने रेजिमेंट के कितने आदमी हैं, तुम्हारे पास कौन कौन से हथियार लगे हुए हैं, वो सब लोग हम उनकी जानकारी ली उनसे। इसलिए उसको मारना नहीं उचित नहीं समझा, पहले जानकारी लेना, उसकी सर्च को वो करना ज़रूरी समझा हमने। मारना तो तब था कि सामने से अगर गोली चला रहा है तब मारना। वो हमारे घर में हमारे पास आ गया तो हम उसको ये सोचा कि अभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमने जितनी हमारे को आगे हमारी लड़ाई में हमने कामयाबी हासिल करनी है, उतनी ज़्यादा जानकारी मिले उतना अच्छा है। सर युद्ध के दौरान आपने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया? हमने सबसे पहले अपना मतलब अपने पास में ज़्यादा खास कर ज़्यादा हम इतना लंबा हाइट पर जाने तक हमारे को इतना वेट लेके जाने सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना हथियार और एम्युनिशन हम ज़्यादा कैरी किया था। अपना राशन और हमने कपड़े कम कैरी किए थे कि एम्युनिशन हम इसलिए कैरी किया था कि हम दुश्मन के सामने जा रहे हैं, हम राशन बिगर भी चला सकते हैं, कपड़े बिगर काम चला सकते हैं, लेकिन हथियार और जो हमारे पास में गोला बारूद के साथ हम गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैरी करके ले गए थे। और उसके बाद में जितना हम ऊपर जाने के बाद में हमारे को राशन की आवश्यकता पड़ गई थी, क्लोथिंग की आवश्यकता पड़ गई थी, लेकिन उसकी वजह से हम लोगों को बर्फ़ के अंदर काफ़ी कठिनाइयाँ भोगना पड़ी। उसके बाद में पाकिस्तान ने हमारे को कट ऑफ कर दिया, नीचे का नीचे ऊपर के ऊपर, तो हमारे पास राशन भी नहीं सप्लाई हो सकता और कपड़े क्लोथिंग भी नहीं आ सकी। इस वजह से हम लोगों ने वहीं अपनी सेना और अपने यूनिट अपने कौम इसको डट कर लड़ाई लड़ने का भगवान ने आशीर्वाद से लिए हम अपनी विजेता घोषित की। और सर कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको मतलब जीतने में सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई? त्रिशूल पहाड़ी के ऊपर। उसके पीछे सर क्या रीज़न था? इसके रीज़न था यही था कि वहाँ पर मतलब सप्लाई करने के लिए कुछ जाना नहीं था कि जैसे हमारे को सप्लाई के लिए अगर फौज जाती तो पाकिस्तान फायरिंग चालू कर देता था, उनको रोक देता था, आर्टिगन फायर करना,
MMG गन फायर करना, तो हम तक जाने देते। सुबह 4 बजे से 2 बजे से लेके और 4 बजे के टाइम पर कुछ लोग 2-2 किलो 3-3 किलो लेकर बंधन ऊपर लेकर हमारे तक पहुंचाते थे। उसके बाद में जैसे ही वेदर क्लियर होता था तो स्लोप डाउन हो जाता, बिल्कुल अपने जगह पर छुप जाते थे। तो सर आपने कितनी पोस्ट के ऊपर मतलब जीत हासिल? हमने 17,000 के ऊपर हाइट के ऊपर 10 दिन डट कर रहे और 10 दिन तक हमने बिल्कुल 5 दिन तक तो हम लोगों ने मतलब ऐसे है कि वेदर क्लियर नहीं था, 5 दिन तक लगातार कंटिन्यू बर्फ़ पड़ी, तो हमने होठों के बर्फ़ रगड़े। और छोटे छोटे हमारे पास में स्टोव होते थे जो वो पीतल के होते थे, उसमें वो होते थे वो जलाकर, और हमने पानी गर्म करके और थोड़ा थोड़ा पानी पी पी कर हमने काम चलाया। उसके बाद में क्लोथिंग, हम एक दूसरे के क्लोथिंग ऐसा था कि मतलब है नहीं है, तो हमने क्या किया, एक दूसरे को रात को कहते कि घर्षण पैदा कर करके एक दूसरे की छाती के छाते लगा कर और हम लोगों ने रात निकालते थे। हम लोग गर्मी आने के लिए कि ठीक है थोड़ी देर के लिए हमने किसी दूसरे को घर्षण पैदा की, तो थोड़ा हैपो की बीमारी बहुत होती थी वहाँ पर कि मतलब ऑक्सीजन कम होता था हाइट पर जाने के बाद, उसमें तो हैपो की बीमारी होती थी। तो कुछ आदमी का क्या शरीर कमज़ोर होता था, उसको थोड़ा हैपो की, तो उसको हिम्मत बनाते रहते थे कि भैया हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा, भगवान आपके साथ है, कुछ नहीं करेगा। हम लोग हिम्मत के लिए आए हैं। और उस टाइम हमको सिर्फ इतना ही था कि हम अपने देश के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए, अपने कितने से ज़्यादा हम अपने देश के लिए कितना काम आ सकते हैं उतना काम आने के लिए हम हमेशा हिम्मत रखते थे। और कोई हमारे सामने मतलब कभी हम सोचते नहीं हम भूखे हैं या हमारे पास क्लोथिंग नहीं है, हमने कभी दिमाग में ऐसी सोचा ही नहीं कि हम जिंदे रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमने ये सोचा जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा देश को काम आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम दुश्मन को दूर भगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रेजिमेंट का नाम ऊंचा कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग दिन और रात हम प्लानिंग बनाते थे, फायरिंग के ऊपर करते थे, दुश्मन को देखते रहते थे कहाँ से कहाँ मूवमेंट करता है, रात को कहाँ जाएगा, किस साइड में आएगा, आज रात को कौन से पोस्ट के ऊपर हम लोगों ने अटैक करना है, या किस तरीके से हमने पहले दिन में बैठे बैठे छुपे छुपे अपनी प्लानिंग बनाते रहते थे। और एक दूसरे को हम मोटिवेशन करते थे। हमारे साथ में एक ऑफिसर जो सूबेदार साहब था, एक ऑफिसर साहब था, उनको भी हम लोगों ने हिम्मत बनाते रहते थे, सब हम मिलकर। और इतना काम हमारे साथ वाले एक लड़का था, तो जैसे ही वो उठकर चला तो पाकिस्तान का सेलिंग आया, पूरा ख़त्म हो गया। हमारे साथ साथ रहते रहते 7-7 बंदों पर भी कैजुअल्टी हो गई थी। अच्छा, आपके साथ के कितने लोग जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे? हमारे साथ के जो एक ये अपना शीशराम हवलदार शीशराम गिल है बिशनपुरा का, ये हमारी रेजिमेंट का है। ये हमारी दूसरे हम 2-3 ट्रुप थे, ये एक दूसरे साइड में ट्रुप में था। तो ये दिन के अंदर 11 बजे इसने अपने एक दुश्मन के पोस्ट के ऊपर अटैक मारा था। एक सूबेदार, एक हवलदार और 4 जवानों को एक दिन के 11 बजे अपने हथियार से इसने ख़त्म किए थे। उसके बाद में ये रात के 9 बजे इसके ऊपर पूरा पाकिस्तान का सेलिंग चालू हो गया था। पहले हमारे पर सेलिंग चलता था, फिर इसके ऊपर आ गया सेलिंग, तो वो हो गया। एक हरियाणा का गुड़गांव का आज़ाद सिंह शहीद हो गया था। 2 एक भिवानी का, एक अपने हिसार का, वो 2 सिपाही थे वो शहीद हो गए थे। तो हम लोगों के पास में रहते रहते कम से कम भी 4 या 5 आदमी शहीद हो गए थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने सिर्फ यही देखते रहे कि हम कितना मतलब हमारी रेजिमेंट के लिए और अपने देश के लिए कितना काम आ सकते हैं, उतना कम है। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे पोस्ट जीतने के बाद में किस तरीके का आपका सेलिब्रेशन रहता था? उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तानी अपने पोस्ट को, जो पाकिस्तान की सेना थी 50 मीटर पर, वो छोड़ कर चले गई। तो हम लोगों को ऑटोमेटिक जज्बा आ गया, हमारे पास पीछे से सप्लाई चालू हो गई, राशन भी चालू हो गया, अम्यूनेशन गोला बारूद सब लोग आ गए। हम इस पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, हमने बर्फ़ को उठा दिया, वहीं बंकर बना लिया और हम लोग वहाँ पर डट गए, अपनी सेना को पूरी को डिप्लॉय कर दी। और हमारे पीछे से नफरी आ गई, सपोर्ट आ गई हमारे पास में। तो हम लोगों की सबकी हिम्मत हो गई, हमारे रेजिमेंट के अफसरों को और जैसों को सबको हिम्मत हो गई कि हमारे इतने पोस्ट कब्जा किया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत बाद में जितने भी लोग थे उनको सब लोगों को मतलब काफ़ी मतलब एकदम से जोश आ गया और बहुत ही मतलब ये हो गया कि हम सेना के सामने लड़ाई लड़ी है। 24 मुजाहिद बटालियन है पाकिस्तान की, वो उनके सामने हमने लड़ाई लड़ी है कि ना कि हम किसी नक्सलवाद उग्रवादियों के, वो हमारे सामने सेना थी। जैसे हमारी इंडिया की सेना ऐसे पाकिस्तान की सेना थी, उसको हमने खदेड़ के भगाया था। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे कि युद्ध समाप्त हो गया था, उस टाइम पे आपने घर वालों से बात करी थी, तो उन्होंने उनके घर वालों के ऊपर किस तरीके की परिस्थितियाँ वगैरह थी युद्ध के दौरान, वो थोड़ा सा शेयर करें।
वो तो ऐसा टाइम था कि आपको क्या बताएं कि हमने मतलब ऐसे है कि हम वापस आए तो हॉस्पिटल से किसी ने बात कराई, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब ने, उनने घर वालों से बात कराई, तो घर वालों की वही मतलब ऐसे खुशखबरी की कोई सीमा नहीं थी उनको। मतलब इतनी खुशी हुई कि हमारे आदमी अपना ऐसे कि मतलब लड़ाई के था ये काफ़ी, और हम लोगों को भी मतलब ज़बान नहीं खुली कि हम भी अपने घर से बात करते थे। तो हम लोगों ने पहली बार अपनी माँ से और अपने घर वालों से बात की तो बहुत मतलब एकदम अच्छा लगा। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आपसे बात नहीं होती थी उस युद्ध के दौरान, तो घर वालों का किस तरीके से वो देखते थे न्यूज़ वगैरह, उसके बारे में? न्यूज़ वगैरह भी हम घर में उस टाइम हर घर में कोई टीवी नहीं था और नहीं कोई मोबाइल था, कोई पड़ोस में किसी का टीवी था। सुबह शाम लाइट आती थी, सब चलते थे। तो छोटे छोटे मेरी बड़ी बेटी थी, वो 10 क्लास के अंदर थी, वो पहले स्कूल में जाके आती थी, फिर वो टीवी को जाकर देखती थी, वो टीवी के अंदर समाचार सुनती थी और फिर घर में आकर बोलते थे कि अभी लड़ाई कुछ कम है, शांति है और पापा सुरक्षित हैं। ऐसे अंदाज़ा अपने घर में परिवार को बोलते थे रहते थे, इसलिए उसकी मम्मी खाना वाना खा लेती थी। और सर एक चीज़ बताइए, जो इस युद्ध के अंदर और कितने जवान शहीद हुए थे अब? हमारे रेजिमेंट के अंदर तो 6 जवान शहीद हो गए थे और बाकी टोटल? बाकी हम लोग बहुत घायल हो गए थे, लेकिन वो इसी से पाकिस्तान से कम घायल हुए थे हम। मतलब ये जो समस्या है ना बर्फ़ की और राशन की या और ये सप्लाई कि हम चलते थे और नीचे से क्या है पानी का नाला बह रहा है, ऊपर हम चल रहे हैं, बर्फ़ का ही ब्रिज बना हुआ है, कोई ब्रिज नहीं है। नालों के अंदर चलते थे तो नीचे से पानी बहता रहता है, ऊपर से हम चलते रहते थे कि बर्फ़ को हम कभी सोचते नहीं थे ये बर्फ़ टूट भी जाएगी, अंदर नाले में भी गिर जाएंगे। लेकिन वो बर्फ़ इतनी सॉलिड बर्फ़ होती है कि फर्श टूट सकता है लेकिन बर्फ़ नहीं टूट सकती। वो 150, 200 फुट बर्फ़ होती है, उसमें हम लोग पिकट ठोक देते, इतनी पिकट जाती थी। उसके बाद में वो एकदम पक्का हो जाता था। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी वो दिक्कतें तो थी, लेकिन सेना में भर्ती हुई दिक्कतें क्या थी, हमने तो करना ही था वो काम। हमने बोल दिया तो ठीक है चलना ही है, और एक बार बोल दिया कि हमारे कमांडर ने आदेश कर दिया कि आप लोगों ने जाना है और लड़ाई लड़नी है और वो आपको दुश्मन को बर्बाद करना, तो हमने ये सोचा कि हमारे हाथ से जो काम होगा वो देश के लिए उससे अच्छा और क्या होगा। तो हमने बहुत मतलब इस चीज़ का मतलब ये जोश आ गया था कि हम अपने रेजिमेंट में सोचते थे कि सीओ साहब हमको या कोई ऑफिसर हमको कितना टास्क दे, उसके लिए हम वॉलंटियर हो जाएंगे या वॉलंटियर भी हो देते थे। और मैं आर्मी का शूटर रहा हूँ, जो शूटर रहा हूँ। स्नाइपर राइफल का रसिया देश के हथियार है, उसको अब मैं बहुत ही मतलब अच्छा फायरिंग शूटर, इसलिए मेरे को सीओ साहब ने अलग से स्पेशल टास्क मिलता था कि फायर मैं 3 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराता था। 3 किलोमीटर 1200 मीटर तक मैं एक्यूरेट पॉइंट ऑफ पिन के ऊपर गोली मार देता था। आप अगर कि बाल भर भी टेलीकॉप साइट के अंदर गलती नहीं करता था, सिर का बाल की गलती करेंगे कई फिटों में टारगेट से गोली आउट हो जाती है। लेकिन हमने इसका वो दिमाग में से फिट बैठता था कि जहाँ भी हमने शिस्त लेते थे वहीं गोली मारते थे। इसलिए जो भी हम ट्रेनिंग अच्छी हासिल करेगा तो लड़ाई भी अच्छी मिलेगी। और मैं तो भगवान से और मेरी रेजिमेंट का आशीर्वाद मानता हूँ। मेरी रेजिमेंट का बहुत मैं सुबह शाम नाम लेता रहता हूँ और उसका ही जो कुछ योगदान है, तो मैं आज रेजिमेंट की तरफ से जो कुछ मेरे को मिला मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसको हमेशा स्वीकारता रहता हूँ मेरे रेजिमेंट को, और जो भी मेरे इस टाइम अधिकारी हैं उनको सबको मैं मान सम्मान करता हूँ। और मैं मेरा ज़िला को आज मेरे उस ज़िले के अंदर जो सम्मान दिया है उसके लिए भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा परिवार का भी आशीर्वाद मानता हूँ, मेरे साथ वालों को भी सबका आशीर्वाद मानता हूँ कि आपके बीच में आज मेरे को बोलने का 2 मौका मिल रहा है। मैं आपको भी बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि मैं कभी सपना भी नहीं सोचता था कि मेरे को भी न्यूज़ चैनल के सामने बैठकर बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ, जो भी आदमी भगवान और अपने जो भी जहाँ भी रहता है वो वहाँ अपनी ईमानदारी से नौकरी करता है, भगवान उसके साथ हमेशा साथ देता है और अपना नाम ऊँचा रहता है और रेजिमेंट का भी नाम ऊँचा रहता है। सर चाहता हूँ कि अभी भी मैं सेना से 30 साल से रिटायरमेंट हुआ और मैं ये दोनों पाँव में मेरे बर्फ़ लगी थी, हाथों में बर्फ़ लगी थी, तो मैं लड़ाई का बैटल कैजुअल्टी हूँ, वार इंजरी हूँ। वार इंजरी का मतलब बैटल कैजुअल्टी हूँ। मेरे को इस तरीके से काफ़ी सर्दियों में यहाँ भी अभी जो सर्दी पड़ती है तभी मेरे को काफ़ी मतलब पाँव में हाथों में मतलब ये चिलबिलन हो शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोई महसूस नहीं करता। उसके बाद में 2-3 साल सेवा देने के बाद में रिटायरमेंट हुआ
रिटायरमेंट होने के बाद में 3-4 महीने के बाद में छत्तीसगढ़ पुलिस में चला गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के अंदर अंबिकापुर जिला में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मैन पार्ट के अंदर में सर्विस की है। वहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस में थाना में कैसे कैसे बच्चे रहते हैं उनको ट्रेनिंग दी है। 3-4 बैच निकाले हैं वहाँ पर और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया हम लोगों ने। अपने ज़िला का, अपने हम का, अपने आर्मी का अच्छा नाम करके आए हैं। उसके बाद में हम अभी यहाँ पर आ गए आपके पास में। अभी फ़िलहाल देश जन सेवा करने, फौजियों की सेवा के अंदर जुड़ गए। ये मेरा जिला अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। हम अखिल भारतीय पुरुष सेवा का संगठन है हमारा। और संगठन क्या है, मैं गांव का, मेरे गांव के स्कूल का भामाशाह भी हूँ। मेरे गांव के अंदर स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर छोटा मोटा प्रोग्राम करता हूँ। हर साल बच्चों को कुछ न कुछ देता हूँ। तो मेरे गांव का भामाशाह हूँ। और कोरोना काल के अंदर भी मैंने बहुत कुछ न कुछ, मेरे को नेकी की रसोई थी अपने, उसके अंदर भी मैंने सहयोग किया था। उसके बाद में अभी भी मेरे गोटा ब्लॉक पड़ता है, उसके अंदर किसी भी फौजी का या कोई भी संस्था का, उसमें हम सब मिलकर जितना हमारे से हो सकता है फौजी की सेवा करने का मौका अपने बलबूते पर हम लोगों की सेवा और उसके मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। एक पाकिस्तान मेडल्स वगैरह लगे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ये अलग अलग मेडल हैं। अच्छा, इनके बारे में ये आर्मी कमांडर का, ये चीफ का मेरे को मिला है अच्छी नौकरी करने से। ये शहबाज थल सेनाध्यक्ष का मेरे को ये आर्मी कमीशन कार्ड मिला है। ये मेडल एरिया के मेडल हैं। अरुणाचल सर्विस की, अरुणाचल प्रदेश का नेफा के मेडल हैं, कारगिल के मेडल हैं 2, युद्ध के मेडल हैं 2। उसके बाद में जहाँ हमने जितना हार्ड से हार्ड नौकरी करी है, पहाड़ी इलाके में नौकरी करी, ये 10-11 मेडल उसी की। कारगिल हीरो हमारे जो हैं उनको श्रद्धा सुमन नमन करता हूं। और मैं कारगिल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं क्षेत्रवासियों को। आज हमने सुबह हमारे शहीद स्मारक पर हमारी जो वीरांगनाएँ थी, शहीद वीरांगनाएँ थी, उनका सम्मान भारत सरकार द्वारा किया गया। उसी के बीच हमारे कारगिल हीरो कैप्टन सीताराम जी, जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से मेरे घोड़ा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इनको वहाँ भी सम्मानित किया। और यहाँ नेक्सा के अंदर हमने एक बड़ा प्रोग्राम करके और कारगिल हीरो को हमने सम्मानित किया है। मैं कारगिल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ आपसे। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जो सैनिक हैं उनमें राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जब हम कारगिल के लिए जा रहे थे, उस समय जब कोई ट्रेन से जा रहा था, कोई गाड़ी से जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे तो नंबर 1 नई दिल्ली के अंदर पूजा एक्सप्रेस जहाँ से वहाँ चलती है, वहाँ से हमारे को विदा करने के लिए, मेरा देश ऐसा है, विदा करने के लिए ढोल बजारे के साथ में, बैंड बाजे के साथ में और हमारे माला पहना करके हमें वहाँ से दिल्ली से विदा किया था। बहुत हमारा देश ही अलग टाइप का है। और वहाँ पर जा कर के मेरा कोई ज़्यादा योगदान नहीं, मैं कम्युनिकेशन ग्रुप में था, सिग्नल कोर में था। तो हमारा काम है टेलीफोन, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करना। तो मेरा ज़्यादा योगदान नहीं था, आमने सामने की लड़ाई के अंदर मैं नहीं रहा, मेरा कम्युनिकेशन ग्रुप था। वहाँ की जो स्थिति थी बहुत भयंकर स्थिति थी। हमारे ऊपर पाकिस्तान ने वो युद्ध थोपा जो वास्तव का युद्ध नहीं था, और वो बहुत ऊंची पहाड़ियों पर थे, बहुत ऊंचे, और हमारे जो सैनिक थे वो बहुत नीचे थे। अब इतनी ऊंचाई, हज़ारों फुट की ऊंचाई, और नीचे से लड़ कर के जो हमारी यूनिटें थी, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, राज राइफल है, इन्होंने बड़ी प्रतिस्पर्धा से, और रात के टाइम में ये साहब बैठे मेरे पास में, इनका बताया हुआ है, मैं नहीं था, मैं नहीं था वहाँ पे, इनका बताया हुआ है कि ऐसी व्यवस्था में कहीं लेट करके, कहीं खड्डे के अंदर से जा कर के, पानी के अंदर से जा कर के, और उन्होंने रात को जा कर के उनके मोर्चे ध्वस्त किए हैं, उनको वहाँ मोर्चों को बर्बाद किया है। बर्बाद करने के बाद में इन्होंने बड़ी ताकत से वहाँ पे उनको हटा करके पाकिस्तानियों को, सेना को मार गिरा करके, और वहाँ अपना वर्चस्व हासिल किया और जीत हासिल की। इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जो सैनिक है उसको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी कठोर ट्रेनिंग होती है, खाने पीने से लेकर के रहने सहने के लिए, कपड़ा लता अपने शरीर के अंदर। वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है तो हर आदमी वहाँ नहीं रह सकता।
इसलिए सैनिक को उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ऑक्सीजन के बगैर भी वहाँ रह सकता हो। आपका चैनल आज हमारे जो सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए आपने इतना काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।